नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक बहुत बड़े ऐसे सिंड्रोम के बारे में चर्चा करेंगे जो आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है और एक वायरल इन्फेक्शन से होता है, जिसमें पेरिफेरल नर्व्स जो रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं या उनपे ये होता है डीमाइलिनेशन हो जाता है। तो हम उस पर चर्चा करेंगे और इसको गुलियन बेर सिंड्रोम ऐसे कहा जाता है। दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे जो डॉक्टर भी थे, उन्होंने इस पे रिसर्च करके पता लगाया। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीजेस। कोई भी सिंड्रोम होता है ना तो एक डिजीज नहीं होता, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं, डिजीज रहते हैं, इसलिए इसको सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें जॉर्जियस गुलियन करके जो थे वो एक साइंटिस्ट थे और दूसरा जीन्स बेर वो थे। तो उनके नाम से इन्होंने गुलियन बेर सिंड्रोम ऐसे रखा गया है। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे। अभी मैं आप लोगों को विजुअलाइज कराता हूँ कोई चीजें, उसको देखिए और फिर समझिए, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा कि ये बीमारी क्या है, इसको किस तरह से सोचना चाहिए, समझना चाहिए। वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, लेकिन उसमें आयुर्वेद का क्या रोल है, आयुर्वेद किस तरह से इसको ठीक कर सकता है, ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक मिनट रुकिए। और अभी मैं जो भी बताऊंगा यह आप लोगों को भी काम आएगा। कभी भविष्य में आप लोगों के पास ऐसे पेशेंट आ सकते हैं, तो आप लोगों को ये अगर मालूम ही नहीं होगा तो आप लोग चिकित्सा किस चीज का करेंगे, क्योंकि ये अनुक्त व्याधियां हैं। चरक सुश्रुत वाग्भट में इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन हाँ उन्होंने आगंतुज व्याधियां बताई हैं, आगंतुज ज्वर बताया है, संसर्गज बताया है। तो हमें उसके पैरेलल में अभ्यास करना बहुत जरूरी है, हर चीज का अपडेटेड नॉलेज बहुत जरूरी है। तो गुलियन बेयर सिंड्रोम जो है, ए डिसऑर्डर ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स ऑफन प्रेसाइडेड बाय ए वायरल इन्फेक्शन। मतलब इसमें वायरस का अटैक होता है, यूजुअली बिगिनिंग इन द लोअर लिम्स, लोअर लिम्स में होता है ये, पैरों में, एंड रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल सेंसेशन। तो एबनॉर्मल सेंसेशन होने लगता है एंड मसल वीकनेस और पैरालिसिस ये होने लगता है। मसल वीकनेस होने लगेगा या पैरालिसिस होने लगेगा। अब हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक मिनट रुक जाइए, पहले ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जिसको हम जीबीएस भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, गुलियन बेर सिंड्रोम, जीबीएस, ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमेलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी है। पॉलीन्यूरोपैथी मतलब मल्टीपल नर्व्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और डीमाइलिनेशन होता है। माइलिन शीथ आप लोगों ने पढ़ा है, एक मिनट रुकिए। जैसे कि आप लोग ये देखिए, नॉर्मली जैसे वायर होता है उसके ऊपर माइलिन शीट, नॉर्मली हमारा इलेक्ट्रिक वायर होता है उसमें इंसुलेशन होता है, वैसे हमारे नर्व्स में भी ऊपर कवरिंग होता है जिसको माइलिन शीट बोलते हैं। तो नॉर्मल नर्व कैसे होता है देखिए, और अफेक्टेड नर्व कैसा होता है देखिए। तो यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन की वजह से जो नर्व फाइबर एक्सपोज हो जाता है, ऊपर से दिखाई देने लगता है, और डैमेज माइलिन शीट ये मल्टीपल जगह है पे हो जाता है। इसी तरह से डिमेलिनेटिंग डिजीज में मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी होता है, और भी बहुत सारी व्याधियां होती है, लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन से होता है। और इसमें केवल माइलिन शीथ ही नहीं अफेक्टेड है, और भी बॉडी के और भी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो इसके बारे में ही हम लोग अभी देखने वाले हैं।
तो एक तरह से पॉलीन्यूरोपैथी होता है। इसमें एक एपिसोड होता है जिसमें मसल वीकनेस शुरू होने लगता है, मसल्स वीक होने लगते हैं, और इसमें एपिसोड पे एपिसोड आते हैं, जैसे कुछ कुछ टाइम के बाद होते हैं, और 8 वीक, 8 हफ्ते मतलब 2 महीने या उससे कम में ये पूरी शरीर में फैल जाता है। और बॉडी में ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है, खुद का शरीर ही खुद को डैमेज करता है, खुद के सेल ही दुश्मन बन जाते हैं। ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है जिसकी वजह से माइलिन शीट जो रहता है, जो नर्व के ऊपर कवरिंग करता है, वो डैमेज होने लगते हैं। इसके वजह से क्या होता है, माइलिन शीट से कंडक्शन जो होना चाहिए, इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो होता है, हमारा पैर उठाना, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, अबडक्शन, अडक्शन, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखा है, आकुंचन, प्रसरण, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, गमन, ये जो हम कर्म पढ़ते हैं, ये चीजें गड़बड़ाने लगती हैं, तो वीकनेस आने लगता है, क्योंकि वो जो कंडक्शन होना चाहिए, नर्व का कंडक्शन जो होता है वो स्कैटर्ड हो जाता है, बिजली का करंट है वो इधर उधर स्कैटर्ड होने लगा, तो इसकी वजह से करंट जाएगा नहीं, तो इसलिए मसल्स में वीकनेस आने लगती है। और ये क्या होता है कि धीरे धीरे पैर वीक होने लगेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर तक बढ़ने लगेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं, मतलब मसल्स में किस तरह से नर्व का कंडक्शन हो रहा है, मसल्स का कैसा टोन कैसा है, मसल्स में आकुंज फ्लेक्शन एक्सटेंशन किस तरह से हो रहा है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जैसे हम लोग ईसीजी कराते हैं वैसे मसल्स का भी एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराते हैं, या नर्व कंडक्शन टेस्ट वो कराते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ ये बीमारी है, गुइलियन बेयर सिंड्रोम है। इसी तरह से ह्यूमन ग्लोबुलिन दिया जाता है शरीर में, या प्लाज्माफेरेसिस, ये प्रोसेस होता है जिसमें प्लाज्मा के थ्रू कुछ ग्लोबुलिन, कुछ हाई प्रोटीन दिया जाता है, इम्यून ग्लोबुलिन, जिससे रिकवरी होने का हम ट्राई करते हैं एलोपैथी के डॉक्टर्स। तो इसमें ऐसा अनुमान लगाया जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है कि इसमें ऑटो इम्यून रिएक्शन होते हैं शरीर में, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो माइलिन शीथ को अटैक करता है, और उसके वजह से, और जो बहुत सारे नर्व रहते हैं उनके एक्सॉन पे अटैक करता है, और नर्व के जो इम्पल्सेस हैं वो जिनको फास्ट जाना चाहिए या प्रॉपर जाना चाहिए वो जा नहीं पाते हैं। तो इसके वजह से 80% जो लोग रहते हैं गुइलेन बेयर सिंड्रोम के ग्रसित लोग होते हैं, उनको ये सिम्टम्स होता है। तो उसमें क्या होता है कि 5 दिन से 3 हफ्ते तक उनको माइल्ड इन्फेक्शन रहता है, और फिर उसके बाद में फिर वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो इन्फेक्शन होने के कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स मॉडर्न डॉक्टर्स ने निकाले हैं, जैसे कैम्पाइलोबैक्टर इन्फेक्शन होता है, मोनोन्यूक्लियोसिस होता है, या और वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर सर्जरी की वजह से भी हो सकता है, या इम्यूनाइजेशन की वजह से हो सकता है। तो सिम्टम्स में क्या होते हैं कि दोनों पैरों में शुरुआत होती है, और यह हाथों तक फैल जाती है, और कभी कभी ये हाथ से फिर सिर में भी चले जाती है, या फिर ऊपर से नीचे आने लगती है, सिर से नीचे आने लगती है। इसमें वीकनेस आने लगता है, जिस तरह से सुई चुभो रहे हैं, टिंगलिंग और नमनेस आने आने लगते हैं, चीटियां काट रही हैं ऐसे फील, सुची वेदवत वेदना, जिसको हम लोग बोलते हैं तोदवत वेदना, भेदनवत वेदना, वात के सारे सिम्टम्स हमको दिखाई देने लगते हैं, या सेंसेशन लॉस, मतलब बाधिर्यता जो रहती है, नमनेस, ये आने लगता है, वीकनेस आने लगता है, और एबनॉर्मल सेंसेशन आने लगते हैं, शरीर को कुछ अलग अलग सेंसेशन आने फील होने लगते हैं, रिफ्लेक्सेस जो है पैरों के वो बिगड़ने लगते हैं, या फिर आते ही नहीं है रिफ्लेक्सेस। उसके वजह से धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और मसल्स जो रहते हैं जो ब्रीदिंग में सहायता करते हैं, सांस लेने में सहायता करते हैं, वह भी खराब होने लगते हैं। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। वीकनेस जब रहता है वो 90% लोगों को तो 3 हफ्ते में वो पूरा कवर होता है, वीकनेस बहुत ज्यादा अचानक ही होने लगता है। 5 to 10% लोगों में क्या होता है कि जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं वो बहुत वीक होता है, और पेशेंट को वेंटिलेटर पे लगाना पड़ता है, क्योंकि वो खुद सांस नहीं ले पाते हैं। तो मशीन जो है वेंटिलेटर और ऑक्सीजन का वो दोनों लगा के मशीन सांस लेने में सहायता करती है, खुद से वो सांस नहीं ले पाते हैं। और कभी कभी फेशियल, चेहरे का और मसल स्वेलिंग, जो मसल्स होते हैं चेहरे के मसल्स, और जो हम कोई भी अन्न निगलते हैं, पानी निगलते हैं, वो मसल वीक हो जाते हैं।
तो इसके वजह से उनको इंट्रावेनियसली हम लोग को आईवी वगैरह लगाना पड़ता है, या रैश ट्यूब डाल के और फिर फीडिंग करना पड़ता है। वो डायरेक्ट फिर राइल्स ट्यूब जो रहता है वो एब्डोमिनल वॉल में रहता है, और गैस्ट्रोटॉमी ट्यूब जो रहता है राइल्स ट्यूब, उससे खाना पहुंचाया जाता है लिक्विड फॉर्म में। तो ये बहुत ही सीवियर कंडीशन रहती है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी खराब हो जाता है इसमें। जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर पेरिफेरल नर्व्स जो बाहर की तरफ हैं वो खराब होते हैं। इसमें कभी कभी ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट होता है, हार्ट रिदम भी फ्लक्चुएट होता है, वो एबनॉर्मल होगा। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, वायु की वजह से विबंध होने लगता है। इसी का एक मिलर फिशर सिंड्रोम भी रहता है, वह कुछ दिनों के बाद और होने लगता है। इसी का छोटा भाई एक और बीमारी आ जाती है, अलग वेरिएंट से, अलग वायरस से आती है। तो ये सारे सिम्टम के साथ क्या होगा कि आई मूवमेंट पैरालाइज्ड हो जाएगा, आंखें ऊपर नीचे दाएं बाएं करना मुश्किल हो जाएगा, चलना बहुत मुश्किल होने लगेगा, नॉर्मल रिफ्लेक्सेस चले जाएंगे। तो इसमें हमें केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, रिफ्लेक्सेस देखना पड़ता है। नी जर्क का जो रिफ्लेक्स है, जो हम लोग घुटने के पास डाल के नी जर्क का करते हैं, वो आ रहा है कि नहीं, वो नहीं होता है। फिर सीएसएफ, सर्वोस्पाइनल फ्लूइड का एनालिसिस कर, उसमें इन्फेक्शन हुआ है क्या, उसमें वायरल इन्फेक्शन है क्या, वो देखना पड़ता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी करके चेक करना पड़ता है, नर्वस कंडक्शन टेस्ट करना पड़ता है, ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, कंप्लीट ब्लड काउंट पूरा सीबीसी करना पड़ता है, ईएसआर देखना पड़ता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ईएसआर करना पड़ता है, प्लेटलेट काउंट देखना पड़ता है, एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इंफ्लेमेटरी कोई पैथोलॉजी शरीर में है। एक तरह से यह आगंतुक व्याधि है। आगंतुक वात का पूरा, इसमें आगंतुक व्याधि की वजह से निज दोष भी बिगड़ जाते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग इसको क्या देखते हैं, तो यह हम लोग पोस्ट वायरल इन्फेक्शन के हिसाब से हमें समझना चाहिए। अनुक्त व्याधि है, चरक सुश्रुत वाग्भट विरहत्रय लघुत्रय मध्यम त्रय, कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है। ये आज के जमाने की बीमारी है, अनुक्त व्याधि है और आगंतुक टाइप की व्याधि है। तो हम इसको देखेंगे तो इसमें सन्निपात ज्वर के सिम्टम्स कुछ कभी कभी देखते हैं, वात पित्त कफ, उसकी वजह से सन्निपात ज्वर दिखते हैं। कभी कभी कफत ज्वर के सिम्टम्स भी दिखते हैं इसमें आगंतुक कारण से। कभी कभी वात और पित्त के और खासकर मज्जा धातु पे इसका इफेक्ट है, वो देखना पड़ता है। कभी कभी धातु क्षय जन्य संप्राप्ति देखने को मिलती है, कभी कभी कफ का आवरण जन्य संप्राप्ति देखने को मिलती है, कभी कभी ओज क्षय के सिम्टम्स देखने मिलती है। तो अब ये वायरल इन्फेक्शन है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा। अभी आप लोगों ने कोरोना वायरस का इन्फेक्शन देखा होगा, सभी ने देखा होगा कि उस टाइम पे सब लोग लॉकडाउन में थे। तो वायरल इन्फेक्शन में बुखार आता ही आता है ज्यादातर। तो सन्निपात ज्वर या कफत ज्वर के सिम्टम दिखेंगे। एलोपैथी के डॉक्टर्स लोग बहुत महान है, वो जो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर आयुर्वेद के डॉक्टर के पास ये आए तो एलोपैथी के साथ में हम लोग आयुर्वेद का भी चिकित्सा दे सकते हैं। तो हम लोग इसमें ज्वर चिकित्सा, इसको देखना है हमें। सन्निपात ज्वर की चिकित्सा वो देखना है, कफत ज्वर की चिकित्सा वो देखना है, आवरण की चिकित्सा और धातुपात की चिकित्सा ये हमें देखना है। तो हम लोग इसमें क्या देंगे, आवरण जन्य अगर संप्राप्ति हो रही है, कफ का आवरण की वजह से स्तंभ वगैरह सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो हम लोग लहसुन जो बोला है हमारे चरक संहिता में, आवरण की चिकित्सा में बाद में चरकाचार्य जी बोलते हैं लहसुन, तो इसमें लहसुन आदि शीरपाक हम लोग सुबह शाम देते हैं, शीरपाक विधि से बना के, या लहसुन आदि वटी देते हैं, षडधरण गोलियां देते हैं, गोरोचन आदि वटी देते हैं। इसी तरह से वायु का सिम्टम है, वायु इसमें बिगड़ा हुआ है, तो हमें वात की शमन वाली चिकित्सा देनी है। बाद में हमें बृहण और शमन और बल्य, दीपन पाचन लोमन तो बेसिक है ही। तो हम लोग कुछ कषाय देते हैं, जैसे अमृतोत्तरम कषायम देते हैं, भारंगी आदि कषाय देते हैं, इंदुकांत कषाय देते हैं, सहचर आदि कषाय देते हैं, अष्टवर्ग कषाय, क्योंकि अष्टवर्ग जीवनीय गण के द्रव्य हैं, जीवक और ऋष्वक हटा दिया, मेधा महामेधा काकुली शीर काकुली मुद्र पर्णी माशपर्णी जीवंती अष्टि मधु। तो ये अष्टवर्ग कषाय देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होने लगता है। उसी तरह से भद्र दारवादी कषाय देते हैं, माश बला आत्मगुप्तादि जो बृहणीय है, माश बला आत्मगुप्तादि जो कपी कच्चू से बना हुआ है, उसका हम लोग कषाय देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अश्वगंधा चूर्ण, हमें इसमें बल्य देना है,
पंचकर्म करना है, लेकिन पेशेंट हमारे पास कब आ रहे हैं उस अवस्था पे भी डिपेंड करता है। तो बल्य और बृहणीय गण के द्रव्य हैं, वो देने से वायु का शमन होता है। और हम ऐसे बृहणीय द्रव्य देते हैं तो मज्जा धातु में जहां माइलिन शीट डैमेज हो गया है उस पे भी काम होता है। तो हम लोग अश्वगंधा चूर्ण देते हैं, बला चूर्ण देते हैं। हम ऐसा कभी ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए कि पेशेंट आईसीयू में जाने लायक है और हम अपना आयुर्वेदिक दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हम जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाए, आईसीयू से निकल जाए, तब हमें, या साथ में अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन वो लोग अलाउ नहीं करते हैं, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो एलोपैथी साथ में आयुर्वेदिक नहीं देना चाहिए। जब पेशेंट थोड़ा आ जाए बाहर आईसीयू से, तब हमें अश्वगंधा चूर्ण देना है, बला चूर्ण देना है, गुडुचि सत्व देना है, लवंग चूर्ण देना है, पंचसम चूर्ण देना है। ये सब क्या करता है कि बृहण और पोषण वगैरह करने लगता है। इसी तरह से हम लोग इसमें गुगुल तिक्तक घृतम देते हैं, वरुण आदि घृतम देते हैं, नारसिंह रसायन देते हैं, अश्वगंधा अवलेह देते हैं, विदार्यादि लेहम देते हैं, कुष्मांड अवलेह देते हैं। फिर उसी तरह से बस्ती का प्लान करें तो सहचरादि तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, या 101 आवर्ती का शीरबला तेल का, या चंदन बला लाक्षादि तेल का देते हैं। लेकिन एक दिन 2 दिन देने से नहीं होगा, इसको कंटिन्यू 4 साल 5 साल बस्ती देना पड़ेगा, तब पेशेंट रिकवर करेगा। शीरबला तेल है, धानवंतर तेल है। फिर इसमें हम लोग सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, उसी तरह स्वर्ण कल्प बहुत अच्छा काम करता है। सन्निपात ज्वर का अगर करना है तो जय मंगल रस, स्वर्ण भूपति रस, और उसी तरह से हेमगर पोट्टली रस, अगर, या कस्तूरी भैरव रस, जो अवस्था है, बीपी बढ़ रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हेमगर पोट्टली बहुत अच्छा काम करेगा। और ज्वर है तो इसमें सन्निपाता जो रहता है कस्तूरी भैरव रस बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से वायु की चिकित्सा करना है हमें अवस्था के हिसाब से, तो एकांग वीर रस बहुत अच्छा काम करता है। फिर वात गजांकुश रस अच्छा काम करता है। फिर इसमें क्षय कुलांतक रस करके एक आता है दवाई, क्षय कुलांतक रस, वो बहुत अच्छा काम करता है। फिर पित्त की संप्राप्ति है, धातु पाक हो रहा है और दाह वगैरह बहुत हो रहा है, तो प्रवाल पिष्टी गुलकंद के साथ देने से फायदा होता है। फिर उद्वर्तन करने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। कफ का आवरण है, उस कफ के आवरण को निकालना है और स्वेद वस्त्र होते को खोलना है, ताकि वो, और या उस रास्ते से मेडिसिन जाए, तो उद्वर्तन चिकित्सा करना है। तो जीवंत आदि चूर्ण से उद्वर्तन करते हैं, त्रिफला चूर्ण से करते हैं, कुट्टम चुक्की आदि चूर्ण से करते हैं। फिर अभ्यंग करते हैं तो सहचरादि तेलम से अभ्यंग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर पंच स्नेह जो रहते हैं, 5 तरह का स्नेह से बनाया हुआ द्रव्य, वो हम लोग अभ्यंग करते हैं। फिर प्रभंजन तेल है, प्रसारण्यादि तेल है, चंदन बला लाक्षादि तेल है, चिंचादि तेल है, वाताशिनी तेल है, दशमूल हरित की है, बहुत अच्छा फायदा करता है। अगस्त्य रसायन है, वशिष्ठ रसायन है, बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से इसमें हम पिजिचिल क्रिया करते हैं, मतलब तेल लगाते हैं और मसाज करते जाते हैं, बहुत ज्यादा तेल लगा के। आप लोग पिजिचिल क्रिया साउथ इंडिया में करते हैं तो सहचरादि तेल का करते हैं। पंच स्नेह कुजम्बू, कुजम्बू मतलब उसमें 2 चीजें रहती हैं, या 4 चतुर स्नेह रहता है, घृत तेल वसा मज्जा, या प्रभंजन तेल का करते हैं हम लोग। कुट्टम चुक्की आदि तेल, क्योंकि स्टिफनेस है तो कुट्टम चुक्की आदि तेल आवरण को हटा के बात का शमन करता है। इसी तरह से अगर इसमें ब्लैडर का इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पे हम लोग पिच्चू धारण कराते हैं। पिच्चू धारण से बहुत अच्छा फायदा होता है। धानवंतर तेल का पिच्चू धारण नाभि के ऊपर करते हैं, या एरंड तेल का पिच्चू धारण करते हैं। अगर आंखें अगर इसमें अफेक्टेड हो रही हैं तो अक्षी तर्पण करते हैं, जीवंत्यादि घृत, त्रिफला घृत, इन सब का करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। त्रिफला कषाय से धोने के लिए देते हैं आंखों को। इसी तरह से लहसुन रसायनम, या ब्रह्म रसायनम, ऐन्द्र रसायनम, नागबला रसायनम, ब्रह्म फिर ये देते हैं त्रिफला रसायनम, आमलकी रसायनम, अलग अलग रसायन का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके बारे में कोई भी वैद्य लोग कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या, या आप लोग का कोई विचार है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर कंचन मैडम, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा पुणे में 144 केसेस, जी कुछ सर, बोलना चाहिए। प्रणाम सर। हाँ बहुत जी। ही अच्छा बताया सर। मैंने तो नहीं देखा है, पर अभी पुणे में इतनी सारी केसेस है, मतलब ये और बढ़ने की चांसेस रहेंगी, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीज, जैसे आपने बताया पूरा, मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना हर एक चीज को, कि अभी पेशेंट भी आता है तो बिना डरे बिल्कुल आराम से ट्रीट कर सकते हैं सर। और बहुत अच्छा बताया आपने। जी। जी सर। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे।
अब हमें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज तो हमको नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से अपन बात शामक और रीजनरेशन के लिए अपन इसमें यदि चिकित्सा करेंगे जो कंपवात वगैरह में करते हैं, तो वो शायद इसमें सक्सेस होगी। क्योंकि इसमें जैसे अपन नर्व का डैमेज हो रहा है, तो नर्व के डैमेज के हिसाब से अपन जो पंचामृत लोकोगुल वगैरह है, या आपने बताया महाराज नादी क्वाथ वगैरह है, या फिर और भी जो ड्रग्स हैं जो बात शामक हैं, बस्ती भी है। और अपन विशेष रूप से उसमें क्या नाम गृहिणी पे काम करेंगे, क्योंकि मज्जा का जो स्थान बताया है वो वही बताया मज्जाधरा कला का। तो उसके हिसाब से उस पर अपन काम करें, क्योंकि इसमें ज्यादातर या तो मसल्स वीक होंगी या फिर वो नर्व इन्वॉल्व होंगी। तो इसलिए उसी के हिसाब से अपन इसमें रीजनरेशन के हिसाब से कार्य करना है। तो बात शामक चिकित्सा, और जो आपने बताया आवरण की, कहीं कहीं आवरण भी अपने को मिल सकता है, तो उसके हिसाब से ही इसकी चिकित्सा अपन करेंगे। साथ में ज्वर का जो है, जैसे मज्जागत बात है या मज्जागत ज्वर है, उसमें धातु के हिसाब से अपन उसका प्रयोग करेंगे सर। जी जी। आपने बहुत अच्छा बताया। हम इसमें एक्यूट फेज में तो जब हमारे पास पेशेंट आएंगे नहीं, उस टाइम पे तो हमें रेफर करना ही पड़ेगा। लेकिन जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं, ये इन्फेक्शन का या सिंड्रोम लेके आते हैं। और उस टाइम पे एलोपैथी साइंस एक लिमिट तक वो ठीक कर सकता है, लेकिन उसके बाद, और क्योंकि वायरस का कोई इलाज है ही नहीं पूरी तरह से, उसके लिए वैक्सीन, जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे कितना ऐसे हो गया था, वैक्सीन बना रहे वैक्सीन बना रहे, लेकिन उसका परमानेंट इलाज एलोपैथी में नहीं है। ऑटो इम्यून डिजीजेस का उसका आयुर्वेद में ही इलाज है। कृच्छ साध्य व्याधि भी हो सकती है या फिर असाध्य व्याधि भी हो सकती है, लेकिन हम लोग चिकित्सक लोग हैं, हम लोग जरूर वात पित्त कफ और आगंतुक कारण से जो हो रही है, तो हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके हम कुछ ना कुछ तो अच्छा इलाज करके उनको, पेशेंट को रिलीफ तो दे ही सकते हैं। तो हमें हार नहीं मानना है कि ये पेशेंट हम कैसे ठीक करेंगे, ये तो हमको मालूम ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें जो सिम्टम दिख रहा है उस हिसाब से करने का पूरा कोशिश करना चाहिए, और पेशेंट हमारे हाथ से ठीक हो ही जाएंगे, ऐसा सोच के करना चाहिए। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर? सर प्रणाम सर। हाँ सर प्रणाम। हमको तो इसी व्याधि के बारे में इतना ही पता नहीं, लेकिन आप आज जो बोले, महेंद्र सर ने बोले, तो सुन के हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब कोई फ्यूचर में इस टाइप का पेशेंट आएंगे तो हम उसको डायग्नोसिस करेंगे, ये ग्यूलेन बेरी का सिंड्रोम है कि नहीं है। तो जो भी आपने बताया उनको बल्य दवाई देकर हम उनको भी ट्रीटमेंट कर सकेंगे सर, जो ऑटो इम्यूनो डिजीज को। बहुत और क्या सारे है, अच्छा लगा आज एक। ओके सर। इसमें डीमाइलिनेशन होता है। तो अगर डीमाइलिनेशन होता है, मतलब माइलिन शीट खराब हो गया है, तो एलोपैथी के डॉक्टर्स ने ऐसा साइंस पढ़ा है, उसमें बोला जाता है इरिवर्सिबल सेल डेथ। सेल डेथ हो गया तो हो गया। लेकिन आयुर्वेद में स्वर्ण कल्प और रसायन कल्प, रसायन इतनी अच्छी दवाइयां हैं जो रीजनरेट कर देती हैं। हाँ, पेशेंट का आयु शेष रहना चाहिए, पेशेंट का कर्म विपाक अच्छा होना चाहिए कि वो हमें सपोर्ट करे और हमारे पास आए और हमारा पथ्य पथ्य पाले। और आचार रसायन और जितना भी कुटी प्रावेशिक जो भी रसायन है, उससे पेशेंट के डीमाइलिनेशन वाले चीजें हैं वो माइलिन नया बन जाता है, मज्जा धातु पूरा अच्छे से बन जाता है, अगर उसकी आयु शेष रही तो। अगर आयु शेष नहीं रही और अरिष्ट सूचक लक्षण आ रहे हैं, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आदरणीय वीबी पांडे जी कुछ बोलना चाहते हैं? शशि मैडम, सपना मैडम, प्रियंका पांडे जी, ओम प्रकाश जी, कुछ बोलिए। राम कुमार जी, हरिहर सर, मंजुनाथ जी, गंगवार सर, आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? भोसले सर, डॉक्टर आदित्य सर, आप इस बीमारी के बारे में जानते हैं कुछ? प्लीज हाँ, कुछ बोलिए। नमस्कार सर। हाँ सर, अ, बोलिए प्लीज। सर आपने जैसे बीमारी के बारे में काफी कुछ बता ही दिया है कि गुलियन बेरी सिंड्रोम है, तो यूजुअली वायरल इन्फेक्शन जैसे एप्स्टीन बार, जीका वायरस, या फिर साइटोमेगालो वायरस, या फिर कोई भी अननोन वायरस के कारण पहले गट यूजुअली गट में थोड़े दस्त लगते हैं, अपने आप सबसाइड हो जाते हैं। वो वायरस क्लियर नहीं हो पाता, अंदर धातुओं में चला जाता है। उसके खिलाफ इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जैसे बोलते हैं, आपने बोला कि मज्जागत ज्वर, तो इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है, उससे ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं।
उससे पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स, शरीर ढीला पड़ने लगता है मज्जा धातु में जुड़ जाने के कारण। तो आ, हाथ पैर चलना बंद हो गए या उठने बैठने में दिक्कत आ रही है। फिर यही चीज अगर रेस्पिरेटरी मसल्स में जाती है तो पैरालिसिस आने लगती है। ट्रीटमेंट इसका एलोपैथी साइड से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन। इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन यानी मतलब इंसान का ही आ, जो हेल्दी ह्यूमन बींग्स का जो रक्त धातु से, प्लाज्मा से इम्यूनोग्लोबुलिन डिराइव करते हैं, प्रोटीन रहता है, उसको इंजेक्ट करते हैं। और मेनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और आईवीआई, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन, ये दो ट्रीटमेंट रहता है। कभी कभार एंटीबॉडीज के लिए जरूरत पड़े तो रिटुक्सीमैब, ये एक और एंटीबॉडी रहती है, वो देते हैं। सर इसमें बृहत्वा चिंतामणि, वात गजांकुश और ऐसे योग जिसमें कुचला कम मात्रा में हो वो काम करता है। कुचला कम मात्रा में और मुक्ता जो सुधा कल जिसमें रहते हैं वो भी काम करता है सर। और इसके अलावा सर होम्योपैथी में भी इसमें लेथायरस और क्यूरार, होम्योपैथी का प्रिंसिपल ऐसा रहता है कि जो चीज फिजिकल लेवल पे हमें पैरालिसिस करती है वही चीज हम नॉन फिजिकल प्लेन पे पैरालिसिस को मिटिगेट भी करती है। तो जैसे लेथायरस टॉक्सिसिटी अगर सुनी होगी कि पॉइजन से पैरालिसिस होती है, और क्यूरार एक एनेस्थेटिक एजेंट है जो पैरालिसिस करता है। तो इन तीन चीजों के इफेक्ट देखो सर। जी सर, महायोगराज गूगल का भी इसमें रोल रहता है, मस्कुलर सपोर्ट में मदद कर। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? कोई बात नहीं, ये पेशेंट कम ही आते हैं हमारे पास, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि हमें किस तरह से सोचना है, विचार करना है। और कोई अगर पेशेंट है वो हमारे पास आ रहा है, तो हमें आयुर्वेद वालों को तो कुछ ना कुछ अच्छा चिकित्सा दे के सफल बनाना ही है। बृहत्वा चिंतामणि रस है, त्रैलोक्य की चिंतामणि रस है, सिद्ध मकर ध्वज है, बहुत अच्छा काम करता है, सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज। और भी हमें शुक्र धातु और मज्जा धातु पे पंचामृत लौ गुगुल है। ये सब दवाइयां जो है वह देने से 100% फायदा होता है। सर नमस्कार सर। रसराज रस, हाँ बोलिए बोलिए सर। सर मैं अभी सर तुम्हारा लेक्चर मेरा छूट गया सर। मैं हेतु पूछना चाह रहा हूँ सर, इसका सिंड्रोम का मेनली अभी तक क्या पकड़ में आया सर वायरल हेतु उसका? वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल आगंतुज कारण होता है। जी और वो बॉडी पे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, इम्यून सिस्टम पूरा चेंज हो जाता है और ऑटो इम्यून रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, और खुद के सेल खुद को ही मारने लगते हैं। और उसके वजह से माइलिन शीट या फिर मसल्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। और बहुत सारे सिंड्रोम है, तो मसल्स वीकनेस आएगा, न्यूरोपैथी होगा, और सांस लेने में तकलीफ होगी, बहुत सारे चीज होते हैं। थैंक यू सर। हाँ, तो इसमें हमें आगंतुज कारण है वायरस, वायरस ही कारण है जिससे ज्वर आ रहा है, बुखार हो रहा है, और उसके कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं बहुत ज्यादा। आगंतुज व्याधि, इसको समझना चाहिए। जी, जब ज्वर अंदर चला जाता है, जैसे हम जैसे बॉडी का एक, जैसे कोई बाहर से, जैसे सर ने बोला आगंतुक कोई इन्फेक्शन हो जाए, उदाहरण के तौर पे जैसे जो एलोपैथी में डिस्कवर किया है, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, जो पेट की आंतों का दस्त कराता है आमतौर पे, और साइटोमेगेलो वायरस या इप्स्टीन बार वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस या माइकोप्लाज्मा निमोनिया, तो कभी कभार खांसी के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। तब ये जब अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते, ये जो दोष जो 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 आगंतुक कारण रहते हैं, तो थोड़े अंदर घुस जाते हैं धातुओं में, अंदर अंदर डीपर लेवल पे चले जाते हैं। और फिर वहां पे शरीर क्या करता है, ये पहचान नहीं पाता कि ये जो वो उसको निकालने के लिए जो एंटीबॉडी बनाता है, वो खुद के धातुओं के खिलाफ भी वो काम करने लगती है जब गहरे लेवल पे चले जाते हैं, जब बॉडी से क्लियर नहीं हो पाता इन्फेक्शन। तो ये जो ऑटो एंटीबॉडी बनती है, ये मतलब नर्व्स को डैमेज करने लगती है। डीमाइलिनेट नर्व्स के ऊपर की जो छल्ली रहती है, जो लिपिड से बनती है, वो निकल जाता है। तो वहां पे फिर जहाँ पे वायु नर्व्स का कंडक्शन होना चाहिए वो सही नहीं जाता है, पैरालिसिस हो जाती है। फिर मज्जा धातु के जो एक्सॉन्स रहते हैं वो भी डैमेज होने लगते हैं, जो न्यूरॉन्स रहते हैं वो भी डैमेज होने लगते हैं। जी हाँ, ये एलोपैथी साइंस ने तो बहुत अच्छे से इस पे डायग्नोसिस किया है, और टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे से इसको समझा है। लेकिन चिकित्सा 100% वो ठीक कर पाते हैं क्या, ये क्वेश्चनेबल है। वो पूरी तरह से इसको ठीक करते हैं? नहीं करते हैं, वो लोग नहीं कर पाते हैं। उसमें आयुर्वेद ही चाहिए। हम लोग
क्योंकि आगंतुक कारण है, ठीक है, लेकिन निज दोष जब बिगड़ जाते हैं, दोष दूष्य समूर्छना होती है, धातु पाक होता है, धातु क्षय होता है, आवरण जन्य संभव, ऐसे अवस्थाओं में हमें आयुर्वेद से ही उसको परमानेंट हम ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर पैरालिसिस हो गया तो हम लोग को वहां पे एकांग विरत, रसराज रस, वात शामक जितने भी द्रव्य, महावात विध्वंसक रस, वात गजांकुश रस, ये सब देना ही पड़ता है अवस्था के हिसाब से। तो हमारी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए और जो अवस्था में पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट देते हुए आना चाहिए। इमरजेंसी में हम कुछ ना करें, इमरजेंसी में एलोपैथी डॉक्टर्स, बाद में जो पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उपद्रव, और जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल है तब आयुर्वेद को हमें करना चाहिए और जरूर ठीक करना चाहिए। अभ्यंग जहाँ पे जरूरत है, मात्रा बस्ती की जरूरत है, तिक्तक क्षीर बस्ती है, यापना बस्ती है, माधुतैलिक बस्ती है, नस्य है, शिरोधारा है, जो चिकित्सा जहाँ पे जो जरूरी है वहां पे वो देने से पेशेंट काफी रिकवर हो जाते हैं। गंगवार सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, नमस्कार सर। ये मेरी माँ को हुआ था जीवी सिंड्रोम सर। अच्छा। तो मैंने देखा था सर, उनके जीव लूज मोशन जो हुए थे वो रुके ही नहीं, और लगातार उसका वेंटिलेटर भी रखा लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाई। तो न्यूरो फिजिशियन आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई इम्यूनोग्लोबिन के इंजेक्शन लगेंगे, एंटीबॉडीज, और कोई गारंटी नहीं है कि कुछ हो ही जाएगा, सही हो ही जाएंगी। तो सर मैंने इस तरह से एक केस देखा हुआ है अपनी माँ का ही। जी जी सर। मतलब अगर अरिष्ट सूचक लक्षण नहीं है और पेशेंट ठीक है तो वो ठीक हो जाएंगे। पेशेंट का नसीब अच्छा है, जीवन है, तो वो हमारी दवाई से ठीक हो जाएंगे। सर अपन एलोपैथिक के सोचने की बजाय एलोपैथिक के जो लक्षण है शरीर में, जो कि पेशेंट बताता, जैसे अपन जनरल में ही उसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने बताया कैंसर का पेशेंट था, उन लोगों ने कैंसर का उसको डायग्नोसिस कर दिया। आपने लास्ट में पूछा पेशेंट को क्या क्या आपको दिक्कत हो रही है, उसके हिसाब से बताओ। तो उसके हिसाब से अपन ट्रीटमेंट करें तो जैसे सालिसोस्टी पिंड वगैरह है, वो भी अपन मसल्स की जो कमजोर हाँ उसके लिए देते हैं। अपन जी जो औषधि योग है वो भी देते हैं। नाड़ी वाले जो अपनी औषधि हैं, ज्योतिषमती बच्चा वगैरह या अश्वगंधा शिलाजीत वगैरह, उस और यशत वगैरह, अपन जो रसायन द्रव्य हैं उनसे अपन प्रयोग करके इस पेशेंट को अपन बजाय इसके सोचने की ये इन्फेक्शन का है, उसको आंतों वगैरह पे काम करके, अपन मज्जा धातु पे काम करके जब पाचन कर देंगे तो अच्छी धातुएं भी आगे बनेंगी, वो जी सारे जो दोष है वो सारे खत्म हो जाएंगे। उसके हिसाब से इस पेशेंट को यदि लेके चले हम लक्षणों के हिसाब से तो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। बजाय इसके कि वो पेशेंट जो क्लियर कर गया, उस पेशेंट को जैसे कहते हैं, आप भी कहते हैं और जनरल सर भी यही कहते हैं, तो उनकी जो डायग्नोसिस है उसको आप साइड में रख दो। पहले पेशेंट से पूछो पेशेंट को आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है, उसके हिसाब से अपन मेडिसिन देखें, उसके बाद में उसका हेल्प लें जो मॉडर्न डायग्नोसिस है, तो अच्छा अपन रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि दिमाग उस समय पर अपन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं तो दिमाग उधर ही चलता है कि अभी आपने कह दिया कि ये तो वायरल इन्फेक्शन है, तो अपन का दिमाग वायरल इन्फेक्शन उधर जाएगा, बजाय इसके कि इसका जो मसल्स वीक हैं या इसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो रहा है या इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या अपन जैसे नस वगैरह का प्रयोग करते हैं उसके हिसाब से प्रयोग करते हैं, इस पेशेंट को अपन जल्दी शायद आराम दे सकते हैं सर। जी सर, सही बताया आपने। और जो स्वभाव पर हम बात बताया है कि हर चीजें तो नष्ट होती हैं, जायन्ते हेतु वैषम्य, जो वो श्लोक बताए, स्वभाव परम से व्याधि तो ठीक होने का ही, लेकिन वो उपद्रव ना करें, उतना तो हम बचा ही सकते हैं कि पेशेंट को हम रिकवर करने का कोशिश कर सकते हैं। नए धातु श्रृंखला उत्पन्न हो जाएंगे हमारे मेडिसिन से, रसायन से, तो नया चीज बनेगा, नया सब रिकवर होते जाएगा। जी, बाकी किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। वर्षा मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? हरिहर सर, प्रदीप सर? हाँ, सर मैं बोलना चाहती हूँ सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी पीएचडी डिग्री के लिए। वो पहले ही हो गया था, असली में डिग्री लेट मिला, पहले ही हो गया था मेरा, लॉकडाउन के पहले ही हो गया था तो कुछ। डिग्री अभी दिया सर? हाँ, पहले ही हो गया था, सब सब चीज हो गया था पहले से। प्रोफेसर को ऐसा मिल गया हो जिसने वो सबमिट थीसिस सबमिट नहीं होने दी। अभी मैं यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म पे क्या बताऊं, सब सुनेंगे बाद में भी, सब पहले ही हो चुका, बाद में बताऊंगा, ऐसे यहाँ ऑनलाइन नहीं बता सकता। वो ठीक है, लेकिन हमको तो इस तरह का है ना, ऐसे केस मिलते हैं अधिकांश तक जिनकी दिक्कत होती है, कई बार ये ऐसी समस्या आ जाती है ये। हुई थी ऐसे। ठीक है, तो अभी हम लोग 9 बजे मिलेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम लोग 9 बजे मिलते हैं। पेशेंट लेके आइए केस टेकिंग का, फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं। थैंक यू।